वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। बट मुझे कुछ कमेंट्स मिल रहे हैं कि सर ये क्लासेज आगे होगी, क्लासेज ऑफलाइन होगी तो दोबारा पढ़ाया जाएगा या नहीं पढ़ाया जाएगा। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि क्लासों के बारे में आप सोचना बंद कर दें कि आगे होगी या नहीं होगी, क्योंकि आगे क्या होता है वो किसी को नहीं पता होता। इसलिए अभी आपके प्रेजेंट में क्लासेस चल रही है तो प्रेजेंट के अंदर क्लासों को आप रेगुलर अटेंड करें। आगे अगर क्लासें होती है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। इसलिए अभी जब आप घर पे बैठे हो, आपके पास टाइम ही टाइम है, तो आप आराम से इन चीज़ों को पढ़ सकते हो और उनका एंजॉय उठा सकते हो। इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अभी क्लासों को प्रॉपर तरीके से पढ़ें, प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करें, आगे की आगे सोची जाएगी। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास, जो कि हमने खत्म करी थी कहाँ पे, ओम के नियम पे। और ओम का नियम हम पढ़ रहे थे जिसका प्रायोगिक सत्यापन कल हमने किया था। प्रायोगिक सत्यापन में मैंने आपको जो जो युक्तियां इसके अंदर यूज होती है, प्रयोग में होती है, वो सारी युक्तियां आपको दिखाई थी। और उसके बाद हमने एक ग्राफ बनाया था। वो ग्राफ किस किस के बीच में था, V और I के बीच में था। यहाँ पे हमें V विभवांतर लिया था और I विद्युत धारा ली थी, और इनके मध्य ग्राफ प्राप्त होता है सीधी रेखा। और ये सीधी रेखा जो ग्राफ प्राप्त होती है वो किसके मध्य है, V और I के। यानी V के मान निकालेंगे, I के मान निकालेंगे, V के सापेक्ष I का मान। और हमने रो स्टेट से विद्युत धारा को परिवर्तन करते हैं तो किसमें परिवर्तन होता है, विद्युत विभवांतर में। तो यहाँ पे अगर आप इस ग्राफ की ढाल निकालो या प्रवणता निकालो, जो कि आप प्रवणता निकालते हो जिसको हम बोलते हैं थीटा, तो यहाँ पे प्रवणता जो होती है, प्रवणता से मतलब होता है डेल्टा V यहाँ पे है और डेल्टा I यहाँ पे। डेल्टा V का मतलब है कि इस बिंदु पे यहाँ V2 होगा, तो इस बिंदु पर यहाँ पे क्या होगा, V1 होगा। तो इतना जो मान है वो किसके बराबर होगा, डेल्टा V के बराबर। और इस डेल्टा V को लिखते हैं V2 माइनस V1। और इसी के सापेक्ष इस बिंदु पर अगर आप देखते हो तो विद्युत धारा का मान क्या है, I2 है, क्योंकि बिंदु कौन सा है, 2 नंबर। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो I का मान, विद्युत धारा का मान कितना है, I1 है। तो इसके बीच में कितनी विद्युत धारा हो गई है, वो क्या हो जाएगी, I2 माइनस I1, I2 माइनस I1। और इसी को मैं बोल रहा हूं डेल्टा I। तो यहां पर अगर आप देखो प्रवणता की बात करते हो, जिसको हम बोलते हैं tan थीटा। और tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, जो आपका त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर ये आधार और ये क्या होता है, लंब। लंब बटे आधार जो होता है वही उसकी प्रवणता होती है और ढाल होती है। तो tan थीटा का मान हो जाएगा डेल्टा V बटा डेल्टा I। और डेल्टा V बटा डेल्टा I क्या है, विभवांतर बटा विद्युत धारा। और विभवांतर बटा विद्युत धारा ओम के नियमानुसार क्या होता है, प्रतिरोध, जो कि हमने पहले पढ़ा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इस ग्राफ की जो प्रवणता है वो प्रवणता किसके बराबर होनी चाहिए, चालक के प्रतिरोध के बराबर। किसके बराबर होगी, चालक के प्रतिरोध के बराबर होनी चाहिए। यानी V और I ग्राफ की प्रवणता चालक के प्रतिरोध के बराबर होती है। ये हम कल पढ़ चुके हैं, जिसको हमने रिवाइज किया है। क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे, और इसके आगे क्या होता है, प्रतिरोध। क्योंकि ओम ने अपना नियम दिया और उसके अंदर एक नई बात आई जो कि थी प्रतिरोध, और वो हमें नहीं पता है, इसलिए हमें जरूरी है कि प्रतिरोध के बारे में पहले पढ़ें। तो प्रतिरोध क्या होता है, हेडिंग लगा लीजिए, प्रतिरोध। जैसा कि आपको कल बताया था
कि प्रतिरोध जो होता है वो एक चालक तार की भांति होता है, यानी चालक तार है वही क्या कार्य करता है, प्रतिरोध का कार्य करता है। लेकिन एक्चुअल के अंदर प्रतिरोध मतलब क्यों रखा और प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध का मतलब होता है किसी भी आप काम कर रहे हो उसको विरोध करना। रोध का मतलब क्या है? विरोध। और विरोध यहाँ पे किसका होगा? जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो कोई भी एक चालक तार है, इस चालक तार के अंदर क्या होती है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और विद्युत धारा क्या होती है? आवेशों के प्रवाह की दर। आवेश प्रवाहित होंगे तभी हमें क्या मिलेगी? विद्युत धारा मिलेगी। और आवेश क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आवेश क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ध्यान से सुनना, इस कहानी को ज्यादा लिखूंगा नहीं, इस कहानी के बारे में, कहानी में समझने की बातें ज्यादा है, इसलिए देखा यहाँ पे चालक तार है और चालक धार में प्रवाहित होती है विद्युत धारा। और विद्युत धारा का मतलब है आवेशों के प्रवाह की दर, यानी प्रति इकाई समय में प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या जो है वही विद्युत धारा होगी। यानी इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो मैं कह सकता हूँ आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, आवेश एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। अब आवेश क्या है? यहाँ पे आवेश हमेशा क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन अगर प्रवाहित हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। अब जो चालक तार है वो चालक तार किसका बना होता है? धातु का बना होता है। और धातु अगर है, एक चालक तार के अंदर धातु के बहुत सारे परमाणु होंगे, यानी पहले अणु होते हैं और अणु किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। और परमाणु के अंदर क्या होता है? नाभिक होता है। और नाभिक के चारों तरफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि इस चालक तार के अंदर, ये जो हमने चालक तार बनाया है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे परमाणु होंगे और छोटे छोटे परमाणुओं के बहुत ही छोटे छोटे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। छोटे छोटे परमाणुओं के छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जब इसके अंदर से आवेश प्रवाहित होगा, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा, तो क्या होगा? इनके अंदर कंपन होगा और कंपन के कारण ये एक दूसरे से टकराएंगे। ये इलेक्ट्रॉन जाकर के इस दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके आगे वाले परमाणु से टकराएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके आगे वाले परमाणु के इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। कहने का मतलब क्या होता है? जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है तब क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों के मध्य टक्कर होगी। और इलेक्ट्रॉनों के मध्य टक्कर होगी तो क्या होगा? जैसे मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये जा रहा था इधर और ये जब जाएगा तभी विद्युत धारा उत्पन्न होगी, तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। जब तक इसको कोई रोकने वाला नहीं है तब तक विद्युत धारा उसी तरीके से बहती रहेगी जिस तरीके से वो बह रही थी। अगर आपने इसको त्वरण दे रखा है, एक्सीलरेटेड कर रखा है, तो ये बहुत तेजी से चलने लग जाएगा और विद्युत धारा का मान भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कोई इसको रोकने वाला होता है तो क्या होगा? ये जितनी गति से जा रहा था उसकी गति कम हो जाएगी। और अगर गति कम हो रही है इसका मतलब क्या है कि विद्युत धारा जो पहले प्रवाहित हो रही थी उसमें कुछ ना कुछ रुकावटें आ रही है। और रुकावटें कैसे आएगी कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे और टक्कर के बाद क्या होता है? दोनों का संवेग परिवर्तित हो जाता है। संवेग क्या होता है ये आप आगे पढ़ोगे। संवेग का मतलब होता है द्रव्यमान और वेग दोनों का जो गुणनफल होता है उसको हम बोलते हैं संवेग, जो एक नई राशि होती है। और वो राशि क्या होती है? जब भी टक्कर होगी उस टक्कर से प्रभावित होती है। टक्कर से प्रभावित होने का मतलब है संवेग परिवर्तन होगा, और संवेग में परिवर्तन होने का मतलब है उसके वेग में परिवर्तन होगा। तो वेग में परिवर्तन का मतलब क्या है? या तो उसका वेग ज्यादा हो जाएगा या उसका वेग कम हो जाएगा। अगर ये यहाँ से टकराया तो इसकी दिशा भी परिवर्तित हो जाती है और वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से जाके टकराएगा। दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो वो भी इसके ऊपर वापस वही प्रभाव आएगा। इसलिए जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसके अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों के मध्य टक्कर होती है और इलेक्ट्रॉनों की टक्कर के कारण विद्युत धारा जिस गति से प्रवाहित हो रही थी उस गति से प्रवाहित ना होकर के क्या होती है? गति कम हो जाती है।
और वो जो गति कम होती है उसको हम बोलते हैं कि विद्युत धारा के प्रवाह में क्या आ गई है, बाधा आ गई है। और इस विद्युत धारा के प्रवाह में जो बाधा आई उस बाधा को ही हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। ये हम नहीं बोलते हैं, ये ओम ने बोला था कि जो विद्युत धारा है उसके प्रवाह में जो बाधा आती है, जो विरोध होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। और उस प्रतिरोध को हम किससे दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं। तो बाधा किस तरीके की आती है, चालक तार में आप बाधा उत्पन्न करने नहीं जाते हैं, वहां पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन टक्कर करते हैं और टक्कर के कारण क्या होगी, विद्युत धारा का चलिए। तो प्रतिरोध क्या है, विद्युत किसी चालक तार में, किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन्स अथवा विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा को प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्योंकि चालक तार विभिन्न परमाणुओं से, विभिन्न अणुओं से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है, जिसमें अनेक परमाणु उपस्थित होते हैं, अनेक परमाणु उपस्थित होते हैं। इन परमाणुओं में, इन परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन आपस में गति के दौरान टक्कर करते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, प्रतिरोध बोल रहे हैं, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को आर से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, आर से। बड़ा आर जो होता है, इससे इसको दर्शाया जाएगा प्रतिरोध को। और कल हमने जैसे बताया था कि किसी भी चालक तार जो होता है, वोल्टमीटर के एक चालक तार लगा होता है, जिसको हमने बोला था प्रतिरोध है ये। और वो प्रतिरोध क्यों है, क्योंकि वो धातु से बना होता है और उसके अंदर परमाणु होते हैं। कोई भी तार जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे और इलेक्ट्रॉनों का एक जगह से दूसरी जगह गमन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के गमन के अंदर जब बाधा आएगी तब उसमें क्या आएगा, प्रतिरोध उत्पन्न होगा। यह है प्रतिरोध के बारे में। और प्रतिरोध की जो इकाई होती है, मात्रक होता है, वो हम पहले ही बता चुके हैं कि क्या होता है प्रतिरोध का मात्रक। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है, ओम, जिसको उल्टी कटोरी की तरह लिखा जाता है।
ओम होता है। ये होता है ओम को लिखने का तरीका। और प्रतिरोध का मात्रक ओम हो गया, दर्शाने का चिन्ह क्या है, कैपिटल आर। इसको लिख लीजिए एक बार, फिर हम आगे चलते हैं प्रतिरोध के अंदर कि प्रतिरोध किस किस तरीके से और किन किन कारणों पर निर्भर करता है। चलिए आगे लिखिए, हेडिंग लगाइए, प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता यानी अगर आप चालक तार मान लो 1 सेंटीमीटर का चालक तार है और एक 2 सेंटीमीटर का चालक तार है, यानी एक की लंबाई कम है एक की लंबाई ज्यादा है, तो प्रतिरोध किसका ज्यादा होगा या किसका कम होगा। या फिर आप बोलो कि एक पतला तार है या एक मोटा तार है, यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ा दो तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। वो सब ओम ने एक्सपेरिमेंट करे और एक्सपेरिमेंट से पता चला कि किस तरीके से वो निर्भर करता है। तो सबसे पहले प्रतिरोध की निर्भरता में तार की लंबाई पर, तार की लंबाई का प्रतिरोध पर प्रभाव, यानी तार की लंबाई अगर बढ़ा दी जाए या घटा दी जाए तो प्रतिरोध क्या होगा। लिखिए इसके अंदर, माना कोई चालक तार, माना कोई चालक तार जिसकी लंबाई L1 है तथा प्रतिरोध R1 है। प्रतिरोध क्या है, R1 है। तो जब आपकी लंबाई क्या है, L1 है, तो प्रतिरोध कितना है, R1 है, तथा यदि लंबाई L2 है तब प्रतिरोध R2 है। तो ओम ने एक्सपेरिमेंट किया और ओम ने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि एक ही कोई चालक तार है जिसकी लंबाई कितनी है, L1 है, और L2 का मान क्या है, L1 से ज्यादा है, तो ये L1 लंबाई का चालक तार हो गया। अगर मैं सेम इसी तरीके से यहाँ पे ले लेता हूँ जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान होगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा, और ये L2 लंबाई का चालक तार है। L1 लंबाई के चालक तार में हमने देखा कि देखो यहाँ पर जो विद्युत धारा होगी, विद्युत धारा क्या होती है, इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों या आवेशों की संख्या। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये जो है उतना ही क्या है, यहाँ पर होगा, यानी विद्युत धारा जितनी यहाँ से प्रवाहित हो रही होगी, विद्युत धारा उतनी ही यहाँ से प्रवाहित हो रही होगी। विद्युत धारा का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन इस चालक तार में भी निकलेंगे। कहने का मतलब क्या है, चालक तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, समान होगी। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है तो देखो यहाँ से इसको जाना है सिर्फ L1 लंबाई तक। एक इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ से रवाना होता है और उसको जाना है कहाँ पे, L1 लंबाई पे। लेकिन एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है जिसको चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तो समान है लेकिन लंबाई ज्यादा होने के कारण इसको जाना है कहाँ तक, L2 लंबाई तक। यानी इसको क्या करना है, ज्यादा दूरी तय करनी है। अगर ज्यादा दूरी तय करनी है तो बीच रास्ते के अंदर इलेक्ट्रॉन भी इसको ज्यादा मिलेंगे। अगर रास्ते में इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिल रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया कि इसको रोकने वाले भी ज्यादा होंगे, और रोकने वाले ज्यादा होंगे तो क्या होगा, प्रतिरोध का मान भी ज्यादा होगा। मान लो आप अभी यहाँ से स्कूल से निकल करके 1 किलोमीटर तक जाते हो
और 1 किलोमीटर के अंदर बीच में एक पुलिस की चौकी लगी हुई है, तो क्या होगा, पुलिस वाले आपको रोकेंगे, लेकिन एक पुलिस की चौकी है इसलिए आपको बाधा कितनी आएगी, एक ही बार मिलेंगे पुलिस वाले, इसलिए आपको रोकेंगे भी एक ही बार। लेकिन आपको वहीं पे 5 किलोमीटर जाना है, ज्यादा लंबाई तक ज्यादा दूरी तय करनी है, तो पुलिस की चौकियां भी ज्यादा होगी। अगर पुलिस की चौकियां ज्यादा है तो रोकने वाले भी ज्यादा होंगे। सेम बात इसके अंदर है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ज्यादा इसको रोकने वाले होंगे, बाधा भी इसमें क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर बाधा ज्यादा है इसका मतलब क्या हो गया, इसका प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। अतः प्रतिरोध चालक की लंबाई बढ़ने के साथ बढ़ता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में टक्करों की संख्या चलिए, प्रतिरोध क्या होता है, चालक की लंबाई बढ़ेगी तो लंबाई के बढ़ने के साथ भी बढ़ जाएगा, और अगर लंबाई कम होती है तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों के कारण टक्कर ज्यादा होने लग जाएगी और बाधा भी बढ़ जाएगी जब आप लंबाई बढ़ाते हैं। अतः जो प्रतिरोध है R वो समानुपाती होगा किसके, चालक तार की लंबाई के। प्रतिरोध किसके समानुपाती होगा, चालक तार की लंबाई के। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए ताकि मैं इसको रब करके आगे चल सकूं। चलिए, हमने ये बोला है कि प्रतिरोध समानुपाती होगा लंबाई के। अगर प्रतिरोध समानुपाती लंबाई के है और चालक तार में अलग अलग लेता हूं, जैसे हमने पहले माना था कि L1 लंबाई का है तो प्रतिरोध R1 है, L2 लंबाई का है तो प्रतिरोध क्या होगा, R2 हो जाएगा। उसको लिखने के लिए क्या करते हैं, जब भिन्न भिन्न चालक तार प्रयोग में लिए जाए तो क्या होगा, कई बार क्वेश्चन बन जाता है इसके ऊपर, R1 अपॉन R2 बराबर क्या होना चाहिए, L1 अपॉन L2। क्योंकि समानुपातिक चिन्ह जब हटाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, समानुपातिक चिन्ह हो जाएगा, हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा इसका और इसका। लेकिन इसको उपयोग में करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, वो हम अंत में बताऊंगा मैं, कि जब दूसरा जो अपना होगा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भरता, वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। अगर चालक तार के अनुप्रस्थ काट समान रहता है तो हम इसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? अब अगर हम बात करें ग्राफ की, तो ग्राफ किस तरीके का होगा, इसका ग्राफ बनाएं। यहां पर ये लंबाई है, इस तरफ लंबाई बढ़ रही है, और यहां पर अगर y अक्ष के ऊपर मैं ले लेता हूं प्रतिरोध, क्या लेते हैं, प्रतिरोध, और प्रतिरोध और लंबाई के बीच जब में ग्राफ बनाते हैं, आरेख बनाते हैं, तो वो हमें कैसी मिलती है, एक सीधी रेखा मिलती है। किस तरीके से कि लंबाई को अगर बढ़ाओगे तो r भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि लंबाई को बढ़ाया, r के अंदर भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। लंबाई को अगर कम किया तो r में भी क्या हो गई, कमी हो गई है। इसलिए यहां से लेकर के अगर आप इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ आपको एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, ये कुछ इस तरीके की। क्लियर है? ये होता है लंबाई और प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध लंबाई के ऊपर किस प्रकार से निर्भर करता है, क्या दिखाएगा आपको, चालक तार का प्रतिरोध और लंबाई के बीच एक सीधी रेखा ग्राफ प्राप्त होती है।
क्लियर है? यहां तक आप एक बार बना लीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर किस प्रकार निर्भर करता है प्रतिरोध, वो हम देखेंगे। चलिए, सेकंड है अपना दूसरे नंबर का, और 2 नंबर कह रहा है अनुप्रस्थ काट पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर प्रतिरोध की निर्भरता। अगर अनुप्रस्थ काट की बात करें तो अनुप्रस्थ काट पे क्या होगा, देखो इधर, ये कोई चालक तार है जिसकी लंबाई में से हम ले रहा हूं, ये मोटा है, और एक कोई चालक तार हम ले लेते हैं जो कि क्या है, पतला है। ये चालक तार इस दूसरे चालक तार की बजाय क्या है, पतला है। पहला चालक तार मोटा था, दूसरा चालक तार क्या है, पतला है। अगर इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की बात करें तो वो A1 है, इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की बात करें तो A2 है। और हमने ये पढ़ा विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत धारा यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा और इस अनुप्रस्थ काट में से जितने आवेश निकलेंगे वही क्या होती है, विद्युत धारा होती है। अगर आपका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान था, जब हमने लंबाई की बात करी थी, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन पहले तार में से निकल रहे थे और सेम इलेक्ट्रॉन दूसरे तार में से भी जा रहे थे। क्यों? क्योंकि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या था, समान था। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ रहा है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो गुजरने वाली है इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से वो बढ़ जाएगी। आवेश पहले यहां से 4 गुजर रहे थे, अब यहां से कितने गुजर रहे हैं, 5 गुजर रहे होंगे। कहने का मतलब क्या है, यदि ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल छोटा है, इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इस बड़े वाले में से 6 इलेक्ट्रॉन मान के चल रहा हूं कि निकल जाएंगे। यहां से 4 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, यहां से कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं। एक तो 4 जनों का ग्रुप है, एक 6 जनों का ग्रुप है। बाधा क्या होती है, रुकावट, यानी रोकने वाला। एक को रोकेगा दूसरा पास हो जाएगा, एक को रोकेगा तो दूसरा पास हो जाएगा। मतलब कहने का क्या है कि 6 का ग्रुप है वो स्ट्रॉन्ग है और 4 का ग्रुप है वो क्या है, कमजोर है। कहने का मतलब अगर चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ गया तो वहां से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। संख्या बढ़ने के कारण प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब मैंने अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाया तो उसका प्रतिरोध क्या हो गया, कम हो गया। जब आप मोटा कर देते हो, चालक तार की मोटाई को बढ़ा देते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये प्रतिरोध चालक तार के अनुप्रस्थ काट के समानुपाती ना होकर के युक्त कर्मानुपाती होता है। क्या होता है, युक्त कर्मानुपाती होता है। यानी चालक तार की मोटाई अगर बढ़ाओगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, चालक तार की मोटाई अगर कम करोगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। घरों में आपने देखा होगा चालक तार जब होते हैं, जब आपको हाई पावर वाला चाहिए तो आप मोटा तार यूज करते हो और कम पावर के अंदर छोटा तार यूज करते हो। उसके बहुत सारे कारण होते हैं, जिनमें से एक कारण ये भी होता है कि चालक तार का प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसका प्रतिरोध कम होने के कारण उसमें विद्युत धारा ज्यादा प्रवाहित हो सकती है। अतः हम ये कह सकते हैं, अतः चित्रानुसार चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाने पर चालक तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर चालक तार का प्रतिरोध कम हो जाता है, कम हो
जाता है। क्लियर है? चालक तार का प्रतिरोध क्या हो गया? कम हो गया। अब कहने का मतलब क्या है कि अगर तार मोटा है तो उसका प्रतिरोध कम होगा, तार अगर पतला है तो उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो हम लिख सकते हैं मोटे तार का प्रतिरोध पतले तार की तुलना में मोटे तार का प्रतिरोध पतले तार की तुलना में क्या होता है? कम होता है। क्लियर है? इसको एक बार बना लीजिए, चित्र बना लीजिए और इसकी थ्योरी लिख लीजिए। इसके बाद करता हूं मैं आगे। चलिए, कहने का मतलब क्या है कि चालक तार का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के। पहले हमने पढ़ा था कि चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के क्या होता है? समानुपाती होता है। अब हमने ये पढ़ा है चालक तार का प्रतिरोध किसके? क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों ही बातें एक दूसरे के लिए सही है और दोनों को कंबाइनली भी हम अभी लिखेंगे। इसलिए क्या है, यहां से R समानुपाती हो गया 1/a के। अगर आप इसका ग्राफ बनाओ, R क्या है? प्रतिरोध का वक्र बना रहे हैं हम किसके साथ में? क्षेत्रफल के, काट क्षेत्रफल। और काट क्षेत्रफल को हम किससे लिख रहे हैं? A से। देखो यहाँ पे अगर आप क्षेत्रफल बढ़ाते हो, क्षेत्रफल किधर बढ़ेगा? यहाँ पे 0 है, 0 से इस दिशा में जाऊंगा तो क्षेत्रफल का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और R को अगर मैं नीचे की दिशा में आऊंगा तो कम होगा, ऊपर की दिशा में जाऊंगा तो बढ़ जाएगा। काट क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध कम होता है। इसलिए मान लो यहाँ पर प्रतिरोध जब क्षेत्रफल ये था तब प्रतिरोध का मान यहाँ पर है। जब मैं इस दिशा में जा रहा हूं मतलब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मान बढ़ा रहा हूं, काट क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्रतिरोध अगर कम होगा मतलब ये नीचे की तरफ चलेगा, लेकिन ये आगे की तरफ चल रहा है। तो मान लो ये वाली संख्या आपको यहां पर मिल रही थी, तो क्षेत्रफल जब ये होगा तो इसका मान अधिकतम तो ये हो सकता है, लेकिन इससे कम हो गया है। कम हो गया मतलब मैं मान लेता हूं यहाँ पे आ गया होगा। अगर यहाँ पे आ गया है तो R का मान क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप बिंदुओं को मिलाते हैं तो ये भी एक सीधी रेखा प्राप्त होती है और कुछ नीचे की तरफ यानी ऋणात्मक प्रवणता बनाती हुई जाती है। ऋणात्मक का मतलब है कि एक दूसरे की अपोजिट हो रही है, यानी ये अगर बढ़ रहा है तो ये क्या हो रहा है? घट रहा है। क्लियर है? और इसी के सापेक्ष अगर आप एक दूसरा ग्राफ बनाना चाहो जो आपको पुराने ग्राफ की तरह दिखता हो तो वो भी आप इसमें बना सकते हो। देखो इधर मैंने अभी बोला A बढ़ेगा तो R कम होगा। अगर इस पूरी संख्या को मैं x ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं? x। 1/a को मैंने x लिख दिया है तो R समानुपाती x के होगा या नहीं होगा? होगा। 1/a का मान अगर x ले लेते हैं तो R किसके समानुपाती होगा? x के समानुपाती होगा। अगर R x के समानुपाती है तो मैं यहाँ पे R लेता हूं और यहाँ पे x लेता हूं जो कि किसके बराबर है? 1/a के। किसके बराबर होगी? 1/a के। कहने का मतलब है आप प्रतिरोध और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रम के बीच में अगर ग्राफ बनाते हो, ये व्युत्क्रम है किसका? काट क्षेत्रफल का। तब क्या होगा? देखो x अगर बढ़ाओगे तो R का मान भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ये लंबाई वाली कंडीशन आ जाती है और इसके अंदर ग्राफ कैसा होगा? एक सीधी रेखा इस तरीके से होगी जो कि आपको क्या देगी? धनात्मक प्रवणता देगी। तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बन जाता है। ये ग्राफ किस किस के बीच में? R और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रम के बीच में, जबकि पहला ग्राफ जो है वो है आपका प्रतिरोध और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के बीच में। क्लियर है?
क्लियर है? चलिए दोनों ग्राफ एक बार ड्रॉ कर लीजिए, बना लीजिए, और ये भी आप लिख लीजिए। इसके बाद करते हैं आगे। चलो, इसका आप लिखने के लिए स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए ताकि डिस्टरबेंस ना हो, आपको भी टाइम ज्यादा ना लगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप उतारते रहो, समझने में ध्यान ना दो। तो समझना भी जरूरी होता है, लिखना भी जरूरी होता है, सभी को यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से करना। चलो, हमने दो बातें पढ़ी है, और वो दो बातें कौन कौन सी है? ओम के अनुसार, ओम के अनुसार ओम ने पहली बात ये बोली कि जो आर है वो समानुपाती होगा लंबाई के। आर किसके समानुपाती होगा? लंबाई के। और दूसरी बात ये बोली कि आर जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के, यानी आर समानुपाती है 1/a के। ये है समीकरण नंबर 1, ये है समीकरण नंबर 2। अगर दोनों समीकरणों को मैं देखता हूं और दोनों से मैं एक कॉमन समीकरण बना सकता हूं तो क्या हो जाएगा? आर समानुपाती है किस किस के? लंबाई के भी था और 1/a के भी था। यानी आर अगर कंबाइनली बात करूं, दोनों को एक साथ लिखूं, क्योंकि चालक तार की लंबाई और मोटाई दोनों परिवर्तित हो सकती है, और अगर एक ही तार में दोनों परिवर्तित हो रही है मतलब क्या है कि प्रतिरोध का मान एक ही तार में दोनों की वजह से चेंज हो सकता है। और अगर दोनों की वजह से चेंज हो सकता है मतलब लंबाई पर भी निर्भर कर रहा है और क्षेत्रफल पर भी निर्भर कर रहा है। तो वो चीज कैसे निकालेंगे? आर समानुपाती L/A। जहां पर भी समानुपातिक चिन्ह होता है उसको हम क्या करते हैं? एक नियतांक लगाते हैं और उस नियतांक की सहायता से परिवर्तित कर देते हैं। अब वो नियतांक क्या होगा यहाँ पर भी? तो ओम ने एक नया नियतांक दिया, वो किसके अनुसार देगा? वो देगा अलग अलग चालक तार के अनुरूप, और अलग अलग किताबों में उसके अलग अलग सिंबल बने हुए हैं। स्टैंडर्ड सिंबल है उसका रो। तो आर समानुपाती, अगर समानुपातिक चिन्ह हटाते हो तो ये बन जाएगा रो L/A। ये होता है रो, जो ये है ना आर, इसको बोलते हैं रो। और इस रो को कई किताबों के अंदर लिख रखा है P, कई किताबों में इसको लिखा होता है K समानुपातिक चिन्ह के लिए। तो कंफ्यूज ना होना, ये होता है P रो जो भी है वो इसका समानुपातिक चिन्ह हटाने के लिए लगाया गया नियतांक है जिसको हम बोलते हैं रो। और ओम ने इसको नाम दिया था प्रतिरोधकता। क्या नाम दिया था? प्रतिरोधकता। प्रतिरोध से बन गया प्रतिरोधकता। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं R जो है, जहां रो है उसको हम बोलते हैं समानुपातिक नियतांक, और इसी को हम बोलते हैं प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। और R जो है रो है उसकी इकाई क्या हो जाएगी? रो को अगर मैं लिखना चाहूं तो ये हो जाता है RA/L, क्योंकि R इधर आ जाएगा A और ये इधर बन जाएगा, तो रो इधर रह जाएगा, A इधर आया, L का डिवाइड किया, क्या बन गया? RA/L। तो रो का मान क्या होता है? RA/L होता है। बात समझ आई? और रो का अगर मात्रक निकालना है तो मात्रक क्या हो जाएगा? R तो आपको पता है ओम होता है, R का क्या होता है? ओम। A का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर गुणा मीटर, मीटर स्क्वायर। अगर लंबाई की बात करूं तो लंबाई का होता है मीटर। मीटर से मीटर कट गया, रो क्या बच गया? ओम गुणा मीटर, ओम मीटर। और इसको लिखते हैं, ये ओम हो गया और ये मीटर हो गया। क्लियर है? ये होता है आपका प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध। क्लियर है? ये अलग अलग पदार्थों पर निर्भर करता है और किस तरीके से निर्भर करता है, ओम ने क्या क्या बोला था, और इस पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक आपके अगर कोई दिक्कत रहती है, डाउट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। और दूसरी बात
ये कभी ना सोचे क्लास आगे होगी या नहीं होगी, आगे का आगे देखा जाएगा। अभी आपके पास क्लासें अवेलेबल है तो अभी आप इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, अध्ययन करें, नोट्स प्रिपेयर करें, डाउट पूछें और अपने डाउट क्लियर करें। तब तक के लिए थैंक यू।